Good morning, Namaste Jai. Welcome back. So guys, in the last video we were discussing about rise of Hitler to power. Okay, and in which we discussed that Hitler born in Austria, okay, and as a part of military related with the German nation, he took part in the First World War. Okay, First World War. Then he was unhappy with the defeat of Germany. Okay, and in 1920 he became the member of the party named German Workers' Party. Okay, and later he became the leader of this party and renamed this party as the Nationalist German Workers' Party, or in short, Nazi Party. Okay, we discussed that economic crisis which took place in 1929 and 1930 paved the path for the rise of Hitler to power. Okay, Hitler performed many rallies. Okay, and in this way he took the points related with the current need. Okay, like employment, means he promised the people that he would provide employment. Along with that, he would remove all the injustice that took place with Germany under the Versailles Peace Treaty. यानी सिंपल से वे में हम ये कह सकते हैं कि हिटलर की डिक्टेटरशिप, मतलब हिटलर के तानाशाह बनने में कुछ जो मेजर एलिमेंट्स थे वो ये थे कि हिटलर पहले आर्मी से बिलोंग करता था और 1920 से हिटलर ने एक पार्टी को ज्वाइन किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी, और उसके बाद इस पार्टी का लीडर बना और देन हिटलर रीनेम्ड दिस पार्टी एज नेशनलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या फिर नाजी पार्टी। ठीक है, उसके बाद 1929 और 1930 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसकी वजह से जर्मन वाइमर रिपब्लिक के सामने बहुत से चैलेंजेस खड़े हो गए थे और जर्मन इकोनॉमी बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रही थी। यहाँ पे हिटलर को ऑप्शन मिल गया कि वो अपने लिए लोगों के सपोर्ट को एक्यूमुलेट करे और इसी वे में उसने उन मेजर पॉइंट्स को चूज किया, उन सारी बातों को चूज किया जो उस टाइम प्रिवेलेंट थी, यानी उस समय लोगों की जो डिमांड थी, यानी एम्प्लॉयमेंट की बात की, इनजस्टिस जो जर्मनी के साथ में हुआ था वर्साइल पीस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, वर्साइल संधि के अकॉर्डिंग, उसको हटाने की बात की, उससे जर्मनी को छुटकारा दिलाने की बात यहाँ पे की गई थी बाय हिटलर। ओके, और इन्हीं सारे पॉइंट्स की वजह से हिटलर को मास सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है एंड फाइनली हिटलर केम टू पावर ऑन 30th January 1933। ओके, यानी हिटलर एक्चुअल में पावर होल्डर कब बनता है? हिटलर वाज इनवाइटेड टू बी द chancellor, the highest post in the cabinet ministers, यानी जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, इन द सेम मैनर जर्मनी में जो हाईएस्ट पोस्ट थी जर्मन रिपब्लिक में कैबिनेट मिनिस्टर्स में, दैट वाज चांसलर। ओके, और यहाँ पे चांसलर की पोस्ट हिटलर को मिली 30 जनवरी 1933 को और यहाँ पे हिटलर प्राइम मिनिस्टर बन गया, चांसलर बन गया जर्मनी का। ठीक है, तो प्रेसिडेंट at that time the president of Germany was Hindenburg. Okay, and the president of Germany Hindenburg invited Hitler to be the chancellor, और ये कब इनवाइट किया गया था? He was invited on 30th January 1933। यानी सिंपल से वे में हम ये कह सकते हैं कि 30 जनवरी 1933 को हिटलर चांसलर बना था जर्मनी का, प्रधानमंत्री बना था जर्मनी का। एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट यानी जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे दैट वाज
Hindenburg. And after getting power, the Nazi party performed a rally against conservatives, or we can say that कि बहुत से एक्शंस लिए गए अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव्स. ओके, मींस रिप्रेसिव और सप्रेसिव एक्टिविटीज. ओके, रिप्रेसिव एक्टिविटीज टुक प्लेस अगेंस्ट कंजर्वेटिव्स. यानी जर्मनी में जो कंजर्वेटिव्स प्रेजेंट थे, हिटलर ने जैसे ही हिटलर पावर में आया तो हिटलर ने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग हिटलर ने डेमोक्रेटिक रूल को, हिटलर started to dismantle the democratic rule. Dismantle का मतलब होता है बिखेर देना, है ना, या फिर तितर बितर कर देना, मतलब इधर उधर कर देना, उसको कम कर देना, उसको टुकड़ों में तोड़ देना. तो हिटलर डिसाइड ट्राई टू डिसमेंटल द डेमोक्रेटिक रूल. उसने डेमोक्रेटिक रूल को धीरे धीरे डिसमेंटल करने की कोशिश की. मतलब जो लोकतांत्रिक शासन, जो रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट था, उस एडमिनिस्ट्रेशन को हिटलर ने धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. और उसी के अकॉर्डिंग उसने रिप्रेसिव एक्टिविटीज, रिप्रेसिव का मतलब दमनकारी, टॉर्चर वाली, अटैक करने वाली पॉलिसीज अडॉप्ट की थी अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव्स. ओके, कंजर्वेटिव्स, सोशलिस्ट और लिबरलिस्ट. As we discussed in the last video कि हिटलर के अगेंस्ट, मतलब हिटलर ने जब 1923 में अपने आप को डिक्टेटर, अपने आप को पावर मिलाने की कोशिश की थी, एट दैट टाइम हिटलर वाज सप्रेस्ड. तो हिटलर को यहाँ पे दबा दिया गया था और उसमें जो मेजर रोल था दैट वाज रिलेटेड विद द कंजर्वेटिव्स. यानी इसमें रिपब्लिक के साथ में जो लोग खड़े हुए थे, दे वर द कंजर्वेटिव्स, द सोशलिस्ट एंड अलॉन्ग विद दैट द लिबरलिस्ट. तो हिटलर जैसे ही पावर में आया तो उसने रिप्रेसिव एक्टिविटीज अडॉप्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स. ओके, और इन कंजर्वेटिव्स को they had to face exile. उनको exile यानी देश से बाहर निकाल दिया गया था. along with that they were sent to the concentration camps. Okay, concentration camps. Now what do we mean by concentration camp? ये concentration camp क्या होता है? Actually concentration camp का सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऐसा कैंप जिसमें लोगों को बिना लॉफुल ट्रायल के, लॉफुल एक्टिविटी, जैसे सिंपल सी बात है, अपने किसी को अरेस्ट करते हैं. ओके, आफ्टर अरेस्टिंग दैट पर्सन वुड बी प्रेजेंटेड इन दी कोर्ट. उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है. ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे यहाँ पे होता है. लेकिन हिटलर ने यहाँ पे ऐसे जो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, इन कैंप्स में मतलब होता क्या था कि इसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई, बाड़बंदी की गई, है ना, तार से, और उनको उन फेंसेस को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया. मतलब उन सब में इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दी गई. कोई भी यदि उन फेंसेस को टच करने की कोशिश करेगा तो उसको बिजली का झटका लगेगा, मरने का खतरा भी रहता है. तो ऐसे कैंप्स में जो कंजर्वेटिव्स थे, जो सोशलिस्ट थे, उन सबको ले जाकर के बंद कर दिया गया. ठीक है, उन सबको वहां पे ले जाकर बंद कर दिया गया, वहां पे उनको बंदी बना लिया गया था. So these kind of concentration camps were constructed, and in these concentration camps socialists and conservatives were detained. उन सबको डिटेन कर दिया गया. डिटेन मींस नजरबंद कर दिया गया, मतलब उसके बाद किसी की नजर में नहीं आएंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे. उनको उस कैंप से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, उनको उन्हीं कैंप्स के अंदर रहना पड़ेगा. तो ये हिटलर के पावर में आने के बाद से एक्टिविटीज शुरू होती है. ओके, आफ्टर दैट हिटलर के डेमोक्रेटिक रूल को डिसमेंटल करने में एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, एंड दैट वाज द फायर इंसिडेंट. ओके, दैट वाज द फायर इंसिडेंट. द फायर इंसिडेंट टुक प्लेस इन जर्मन पार्लियामेंट. ओके, यानी हुआ क्या, जैसे ही हिटलर ने अपने आप को एक डिक्टेटर के रूप में कन्वर्ट करना शुरू किया तो उसने अलग अलग रिप्रेसिव एक्टिविटीज को परफॉर्म किया. ठीक है, और एट द सेम टाइम सपोर्टिव एलिमेंट और सपोर्टिव इंसिडेंट टुक प्लेस फॉर हिटलर.
and that is related with the fire incidents took place in the German parliament. तो जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लग गई और इस इंसिडेंट को बहाना बनाते हुए हिटलर ने फायर डिक्री पास किया। ओके, फायर डिक्री वाज पास बाय हिटलर ऑन 28 Feb 1933। डिक्टेटरशिप की शुरुआत में ये सबसे पहला स्टेप था। फायर डिक्री 8 Feb 1933। फायर डिग्री का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे हिटलर ने फायर डिग्री के नाम से, यानी फायर डिग्री या फायर आदेश के नाम से एक ऑर्डर दिया 28 Feb 1933 को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फायर डिग्री हिटलर स्टॉप द सिविक राइट्स और सिविल राइट्स। सिविक या सिविक है ना, तो सिविक या सिविल, सॉरी सिविक और सिविल मतलब एक ही होता है नागरिक। तो जो सिविल राइट्स मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट है ना, तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स, डेमोक्रेटिक या फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं, द सेम काइंड ऑफ राइट्स वर प्रोवाइडेड टू द जर्मन पीपल बाय वाइमर रिपब्लिक। And with the help of this fire decree on 28 Feb 1933 जो ऑर्डर इशू किया गया था, हिटलर ने उन सिविक राइट्स को यानी उन नागरिक अधिकारों को कैंसिल कर दिया। अब ये कौन से नागरिक अधिकार थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हिटलर डिक्टेटर कैसे बना, उसकी शुरुआत यहां से होती है। हिटलर तानाशाह कैसे बना, उसकी शुरुआत यहां से होती है। ओके, तो हिटलर 30 जनवरी 1933 को पावर में आया। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने उसको इनवाइट किया, चांसलर बनाया। चांसलर बनने के बाद पार्लियामेंट में फायर इंसिडेंट होता है, जिसके बाद हिटलर ने 28 Feb 1933 को फायर डिक्री की शुरुआत की, जिसके बाद से उसने धीरे धीरे सिविक राइट्स को कंट्रोल करना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले राइट टू फ्रीडम स्पीच, असेंबली और एक्सप्रेशन जो था उसको कंट्रोल किया गया विद द नेम ऑफ फायर डिक्री। और उसके बाद धीरे धीरे हिटलर ने अपनी डिग्री यानी अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाना शुरू कर दिया। और इसी के अकॉर्डिंग जो नाजीज थे उन्होंने रिप्रेसिव एक्टिविटी शुरू की अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव्स एंड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट रिप्रेसिव एक्टिविटीज की शुरुआत होती है बाय नाजीज। इज दैट क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर? ओके, उसके बाद में हिटलर ने इससे आगे और भी कदम उठाए, जिसके अकॉर्डिंग उसने अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग या फिर आप ये कह सकते हो कि अपनी तानाशाही को, डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए स्पेशल फोर्सेस बनाए। मतलब जो जनरल पुलिस, जो ग्रीन ड्रेस यूनिफॉर्म पुलिस जो थी, उसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ अदर फोर्सेस वर एस्टैब्लिश्ड बाय हिटलर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिज डेमोक्रेसी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, first of all, Gestapo यानी जो स्पेशल मतलब जनरल जो पुलिस थी, जिसको हमने यहाँ पे ग्रीन यूनिफॉर्म पुलिस रेफर किया है। ओके, द ग्रीन यूनिफॉर्म पुलिस। Along with this green uniform police, other फोर्सेस वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे नहीं होती क्या, जो सीक्रेट फोर्सेस होती हैं डिफरेंट काइंड, जैसे आईबी होता है, सीबीआई होता है, सीआईडी होता है ना। तो जनरल पुलिस फोर्सेस के साथ में हिटलर ने कुछ अलग स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स बनाए, मतलब जो उसी की इच्छा के अकॉर्डिंग चलते थे, जिनको कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए थे। एंड इन दैट वन द फर्स्ट नेम इज गेस्टो। ओके, गेस्टो जो एक स्पेशल पुलिस स्क्वाड था, जिसको हम यहाँ पे सीक्रेट पुलिस कह सकते हैं।
यानी हिटलर ने अलग अलग पुलिस फोर्सेस बनाए, अलग अलग ट्रूप्स बनाए अपने डिक्टेटरशिप को और अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि लोग कंजर्वेटिव सोशलिस्ट लिबरलिस्ट जो है वो उसको किसी भी में अपोज ना कर सके, जो भी अपोज करे उनको हिटलर अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहला नेम है जेस्टो का, ओके, जेस्टो या गेस्टो, एक स्पेशल सीक्रेट पुलिस थी। इसके अलावा हिटलर ने क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस के नाम से भी अदर जो स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स या जो पुलिस ट्रूप्स थे उनका एस्टैब्लिशमेंट किया था, ओके, सीक्रेट सर्विस। तो सिंपल सी बात है कि हिटलर ने बहुत से पुलिस फोर्सेस बनाई अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, एसटीएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस। तो जैसे दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और जनरल पुलिस, इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो अलग अलग फोर्सेस बनी हुई है, वैसे ही हिटलर ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अलग अलग जो ट्रूपर्स उनका एस्टैब्लिशमेंट है उनको स्पेशल पावर्स दी गई। जैसे हमारे यहाँ पे एनआईए को दी जाती है, सीआरपीएफ को दी जाती है, तो वैसे स्पेशल पावर्स यहाँ पे जेस्टो जो सीक्रेट पुलिस फोर्स बनाई उसको दिया गया। इसके अलावा सीक्रेट सर्विस अलग से शुरू की गई थी, मतलब हम ये कह सकते हैं जासूसी वगैरह का जो सिस्टम था वो यहाँ पे अलग से शुरू किया गया था। इसके अलावा जैसे क्रिमिनल पुलिस है, ओके, क्रिमिनल पुलिस। So all these kind of things were established to make the Nazi state more powerful, या फिर अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हिटलर ने इन सब की शुरुआत की। तो ये हिटलर की बिगनिंग है, ठीक है। The destruction of democracy and establishment of dictatorship। तो हिटलर 30 जनवरी 1933 को पावर में आया था। उसके बाद हिटलर ने कंटिन्यूअसली ऐसे स्टेप्स लिए जिसके अकॉर्डिंग उसने डेमोक्रेटिक रूल को डिस्ट्रक्ट किया और अपने खुद के रूल को, मतलब डिक्टेटरशिप को पूरी तरह से एस्टैब्लिश किया था। क्लियर है? ओके। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले उसने फायर डिक्री 28 फरवरी 1933 को, यानी फायर आदेश दिया, जिसमें उसने जो फ्रीडम सिविक राइट्स के अकॉर्डिंग दी गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, उसको बैन किया गया। उसके बाद उसने जो कंजर्वेटिव्स थे उनके अगेंस्ट कंसंट्रेशन कैंप्स में उनको भेजना शुरू कर दिया, उनको डिटेन करना शुरू कर दिया, उनको बंदी बनाना, उनके अगेंस्ट रिप्रेसिव एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। एंड लगभग 52 टाइप्स ऑफ जो लोग थे वो यहाँ पे बंदी बनाए गए थे, यहाँ पे उनको टॉर्चर किया गया था। उनमें से एक कंजर्वेटिव्स और सोशलिस्ट भी थी। Is that clear? Okay. Now after that, the next point is reconstruction. Okay, अपने डिक्टेटरशिप के एस्टैब्लिशमेंट के बाद हिटलर ने इकोनॉमिक क्राइसिस की जो प्रॉब्लम थी उससे छुटकारा पाने के लिए और इसके साथ साथ जर्मनी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी बिकॉज ऑफ द वर्साइल पीस ट्रीटी, उन सब से जर्मनी को बाहर निकालने के लिए कौन कौन से एक्टिविटीज को परफॉर्म किया था वो हम यहाँ किसी टाइटल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, दैट इज अंडर रिकंस्ट्रक्शन। ओके, रिकंस्ट्रक्शन शुरू करें। ओके, तो हिटलर ने जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे क्रिएट हुई थी, फॉर दैट हिटलर अपॉइंटेड एन ऑफिसर, ओके, नेम्ड हेज़लनर स्कैट। ओके, हिटलर ने हेज़लनर स्कैट नाम से एक ऑफिसर को अपॉइंट किया, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको इकोनॉमिक चीफ बनाया गया था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे नहीं होता क्या, फाइनेंस मिनिस्टर होता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री में अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, है ना। आईएएस ऑफिसर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। इन द सेम मैनर to face the economic crisis and to bring Germany out of this situation of economic crisis, Hitler appointed Heßler Skat as the economic chief, or we can say that chief economic officer Heßler Skat was appointed by Hitler। और इसी के अकॉर्डिंग Heßler Skat जो है उसने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, मींस to achieve the target of full production in the German state, he adopted the
he adopted the policy of state funded production, ठीक है, state funded प्रोडक्शन यूनिट्स, ओके, स्टेट फंडेड प्रोडक्शन यूनिट, मतलब सिंपल सी बात है, अपन लोग जनरली कहते हैं ना पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, तो स्टेट फंडेड प्रोडक्शन यूनिट्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। जैसे हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नहीं होते क्या, जिनकी ओनरशिप और जिनमें इन्वेस्टमेंट का काम खुद गवर्नमेंट करती है, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तो यहाँ पे फुल प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव करने के लिए हैजलर्स गेट ने स्टेट फंडेड प्रोडक्शन यूनिट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया था, और इसके अकॉर्डिंग पीपल्स कार, जिसको नाम दिया गया था वॉक्सवैगन। तो आपको पता चल गया होगा वॉक्सवैगन जो कंपनी है वो कहां से बिलोंग करती है, ओके। यानी सिंपल सी बात है कि स्टेट फंडेड प्रोडक्शन यूनिट्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन जर्मनी की एक स्टेट फंडेड कंपनी थी, जिसने वहां पे व्हीकल्स का प्रोडक्शन शुरू किया था, तो मतलब ये स्टेट फंडेड थे सारा, ठीक है। अलोंग विद दैट on foreign policy also Hitler achieved a great success, जिसके अकॉर्डिंग हिटलर ने under his foreign policy यानी अपनी विदेश नीति के अकॉर्डिंग हिटलर को सक्सेस मिली, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हिटलर सेपरेटेड जर्मनी, उसने जर्मनी को अलग कर लिया लीग ऑफ नेशंस से। लीग ऑफ नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1920 में, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएनओ बना था, यूनाइटेड नेशंस, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इन द सेम मैनर लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920, और ये लीग ऑफ नेशंस का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1920 में हुआ था, और इससे जर्मनी ने अपने आप को अलग कर लिया 1933 में। मींस वी कैन से दैट 1933 में हिटलर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आज से यानी इसके बाद से आगे से 1933 के बाद से जर्मनी लीग ऑफ नेशन का राष्ट्र संघ का पार्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके। अलोंग विद दैट हिटलर अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ वन नेशन वन रूल, ओके। वन नेशन वन रूल, या फिर हम इसको कह सकते हैं वन एम्पायर वन पीपल वन एम्पायर एंड along with that one leader, okay, and one leader, ओके। तो हिटलर की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसने हैसलर्सगेट को अपना इकोनॉमिक ऑफिसर बनाया, जिसने स्टेट फंडेड प्रोडक्शन यूनिट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल्स कार वॉक्सवैगन का प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से, राष्ट्र संघ से, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1920 में हुआ था, 1933 में अलग कर दिया। उसके बाद हिटलर ने पॉलिसी अडॉप्ट की वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, एंड अंडर दिस पॉलिसी Hitler reoccupied many regions which were under the control of France and other foreign countries. जिसके according, first of all, Hitler recaptured Rhineland. Okay, first of all, Hitler recaptured Rhineland. Then ये 1936 में हुआ था Rhineland का recapturing. Then Austria was recaptured by Hitler in 1938, ठीक है। मतलब वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया में और राइनलैंड को उसने इस बेसिस पे जर्मनी का पार्ट बनाया कि इन रीजन्स में जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं, मतलब जर्मनी बोलने वाले, जर्मन कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हिटलर ने राइनलैंड को 1936 में और ऑस्ट्रिया को 1938 में जर्मनी का पार्ट बना दिया। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हिटलर ने एक्चुअली हुआ क्या, जो हैसलर्सगेट था उसने हिटलर को एडवाइस दिया, ही एडवाइस हिटलर टू स्टॉप द पॉलिसी ऑफ रीअर्मामेंट,
यानी हिटलर यहाँ पे देखिए अलग अलग रीजन्स को अटैक कर रहा है, ठीक है, और इन रीजन्स को अटैक करके वो अपनी कंट्री में जर्मन स्टेट में मर्ज कर रहा है, और इन सबको अटैक करने के लिए हिटलर को बहुत बड़ी सेना की जरूरत पड़ी, अलोंग विद दैट अ लॉट ऑफ वेपन्स एंड आर्मामेंट्स वर नीडेड, और इन सबको बनाने के लिए रीआर्मामेंट यानी जर्मनी में फिर से, पहले क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में जो आर्मामेंट्स थे, हथियार थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो यहाँ पे जर्मनी ने रीआर्मामेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी ने नए नए हथियार बनाना शुरू कर दिया। हियर हेल्मरस्कैट उसने कहा कि दैट द जर्मन इकोनॉमी वाज नॉट एबल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द पॉलिसी ऑफ रीआर्मामेंट, यानी फिर से हथियार बनाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है उस खर्चे को अभी तक जर्मन इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए रीआर्मामेंट को रोका जाए। बट as there was no place for the liberalist thinkers, यानी यहाँ पे हिटलर को एडवाइस देने वाला कोई नहीं था, हिटलर को कोई ये कह नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हैं, तो इस वजह से हिटलर ने हेल्मरस्कैट को निकाला, मींस हेल्मरस्कैट हैव टू लीव, उसको जाना पड़ा। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन को फेस करने के लिए हिटलर ने अटैक की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ओके, पॉलिसी ऑफ अटैक और दूसरे कंट्रीज को अपने कंट्री में मर्ज कर लेना। एंड इन दिस वे इन सितंबर 1939 हिटलर इन्वेडेड पोलैंड। देखो यहाँ पे इससे पहले आयरलैंड और ऑस्ट्रिया पे जो अटैक हुआ था, इन दैट अटैक हिटलर हैव अ सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड, उसको इंग्लैंड का सपोर्ट था, मतलब हालांकि इंग्लैंड ने सामने से सपोर्ट नहीं किया था, मतलब एक बैक सपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे हिटलर को मिला था इंग्लैंड से। लेकिन हुआ क्या कि इस अटैक के बाद जर्मनी वाज इन अ वॉर लाइक सिचुएशन विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, यानी इस पोलैंड पर अटैक के बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के इस अटैक को अपोज किया, एंड इन दिस वे there was a war like situation between France and England. Means the second world war started with the German attack on Poland, ठीक है। तो पोलैंड पे अटैक किया तो सबसे पहले फ्रांस ने इसको अपोज किया, और फ्रांस के साथ फिर इंग्लैंड ने भी इसको अपोज किया, और इन दिस वे वॉर स्टार्टेड बिटवीन जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड, ओके। देन इन 1940 Germany made an alliance with the different nations like Italy, okay, जिसमें मुसोलिनी था, just like Hitler, he was also a dictator. In Japan यहाँ पे राजा का शासन था, ठीक है, और एक इस ग्रुप का मेंबर बना जर्मनी, okay, so in this way we can say that a tripartite alliance was signed between Italy, Japan and Germany in 1940, यानी जैसे ही सितंबर 1939 में वॉर शुरू हुआ बिटवीन फ्रांस, इंग्लैंड एंड जर्मनी, तो फ्रांस को इंग्लैंड ने सपोर्ट किया, तो फिर यहाँ पे जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए 1940 में एक अलायंस हुआ, एक ट्रिपाइट अलायंस, मतलब एक त्रिकोणीय जिसमें तीन कोने हो, जिसमें तीन साइड हो, ऐसा एक अलायंस, एक गठबंधन हुआ इटली, जापान एंड जर्मनी के बीच में। इज दैट क्लियर? ओके। Now after that, in this war, Germany decided to, means Hitler decided to fulfill his dream, और ये dream क्या था? The dream was related to occupy the complete. The dream was related to occupy the complete Eastern Europe, okay, to occupy the complete Eastern Europe, okay, and for this he invaded Soviet Union. यानी इंग्लैंड और फ्रांस तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ से हिटलर बावड़े काम करने लगे, मतलब पागल हो गया, और हिटलर ने यहाँ ईस्टर्न यूरोप को जीतने के लिए पंगा ले लिया सोवियत यूनियन से। मतलब पहले दो थे, फ्रांस, इंग्लैंड, अब एक और नया हो गया, दैट इज सोवियत यूनियन। पहले सोवियत यूनियन फ्रांस और इंग्लैंड के सपोर्ट में नहीं था, लेकिन अब उसने भी फ्रांस और इंग्लैंड को ज्वाइन कर लिया
and in this way the German army faced stiff competition or struggle from the aerial bombing of England in the eastern side and from the Red Army of Soviet Russia, Soviet Union in the western side. मतलब हम सिंपल से वे में ये कह सकते हैं that Hitler put his army, the German army, in front of two powerful forces, eastern side in front of the aerial bombing England, and along with that in the western side the powerful army of the Red Army of Soviet Union. यानी इन दोनों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया हिटलर ने जर्मनी की आर्मी को. ओके, तो इन द ईस्टर्न साइड द जर्मन आर्मी, ईस्टर्न साइड द जर्मन आर्मी वाज फेसिंग इंग्लैंड, यानी दो साइड हो गए, एक साइड रशिया है दूसरी साइड इंग्लैंड है, तो जर्मनी इन दोनों के बीच में है. तो इस वजह से जर्मनी ने क्या किया, एक साइड से इस साइड से तो वो इंग्लैंड से लड़ रहा था और दूसरी साइड से उसने रशिया से पंगा ले लिया. इसका मतलब रशिया से वॉर की शुरुआत होगी. सो इन दिस वे इन द वेस्टर्न साइड जर्मन आर्मी वाज फेसिंग was facing the Red Army of Russia, and in the eastern side they were fighting with the England army. And finally in May 1945 war ended for Germany. मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड फॉर जर्मनी विद द डिफीट ऑफ हिटलर. यहाँ हिटलर ने अपने डिफीट को एक्सेप्ट किया, हिटलर कमिटेड सुसाइड एंड इन दिस वे वॉर एंडेड फॉर जर्मनी. जर्मनी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया. वैसे तो ये वॉर सितंबर 1945 को कंप्लीट हुआ था. द वॉर फाइनली एंडेड ऑन 2 सितंबर 1949. लेकिन इस वॉर के एंड होने का जो डे है वो यहीं से डिसाइड हो जाता है विद द अटैक ऑफ अमेरिका, और वी कैन से दैट बॉम्बिंग ऑफ अमेरिका ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. एटम बॉम्ब गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पे. ओके, हिरोशिमा एंड नागासाकी. 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त Nagasaki, and in this way finally Japan surrendered, and with the surrender of Japan the war came to an end. इसका official declaration 2 September 1945 को हुआ था. Is that clear guys? तो ये सारे पॉइंट्स आप सबको ध्यान में रखने हैं. लगभग 14 अगस्त तक आते आते ये वॉर कंप्लीट हो चुका था. ऑफिशियल डिक्लेरेशन 2 सितंबर 1939 को हुआ था. तो ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड हैं किससे, इस वॉर से. अब इस वॉर का एक और पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद जापान. ओके, एक्चुअली अमेरिका डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वॉर. जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इकोनॉमिक नुकसान हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन को अमेरिका ने फेस किया था. सो इन दिस वे हियर अमेरिका वाज अनविलिंग टू take part in this war. Means America was not interested to take part in this war. Okay, लेकिन हुआ क्या, Japan had an alliance with Germany. Means Japan was in the support of Germany. Okay, and in this way Japan occupied many regions in Asia. Okay, and the Indo-China Sea part was occupied by Japan. Okay, लेकिन पैसिफिक ओशन में यूएस नेवल बेस बना हुआ था. So Japan decided to attack that US naval base in support of Germany. या फिर हम ये ऐसे कह सकते हैं कि Japan wanted to be the supreme of Pacific Ocean, and for that for Japan it was necessary to throw America out of the Pacific Ocean. तो अमेरिका ने पैसिफिक ओशन में अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया. Okay, and after this attack on Pearl Harbor, American army also took part in this war. और इसी पर्ल हार्बर अटैक की वजह से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया था. So in this way Germany faced a huge loss because of the dictatorship of हिटलर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें सिर्फ जर्मनी को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था. और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ था? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डिक्टेटरशिप और
dictatorship policy of Hitler. Is that clear? So I think all points are now clear in your mind related with this chapter. So as you all know that many points of this chapter are removed by the government for this session. तो अब इससे आगे इस चैप्टर में और कुछ नहीं है. इस चैप्टर में सिर्फ दो ही पॉइंट्स थे, राइज ऑफ वाइमर रिपब्लिक एंड राइज ऑफ हिटलर टू द पावर. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए. इसके बाद जो भी पॉइंट्स इस चैप्टर में बचे हुए वो सारे इस ईयर हमें नहीं पढ़ने, मतलब इस बार आपके सिलेबस में वो सारे पॉइंट्स नहीं है. So guys, see you soon in the next with a new chapter with a new topic. Till then, stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.